हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोल अचीव विथ मोनिका मैम। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का हिस्ट्री, जिसमें से चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है औद्योगिकरण का युग। तो आज देखेंगे औद्योगिकरण का युग। जिस युग में हस्त निर्मित वस्तुएं बनाना कम हुई और फैक्ट्रियां, मशीन एवं तकनीक का विकास हुआ, उसे औद्योगिकरण का युग कहते हैं। जिस युग में जहाँ हाथ से वस्तुएं बनाई जाती थी, उसका बनना कम हो गया और हाथ की जगह मशीनें बैठ गई, बड़ी बड़ी तकनीकें आ गई, जिससे उस युग को औद्योगिकरण कहा गया। और सर्वप्रथम इसका प्रारंभ इंग्लैंड में हुआ था। इसमें कृषि करने वाले समाज औद्योगिक समाज में बदल गया और 1760 से 1840 तक का युग औद्योगिकरण का युग कहलाया। जो युग था 1760 से 1840 के बीच, यहाँ इसी युग में हम नई नई फैक्ट्रियाँ स्थापित होने लगी और यहाँ औद्योगिकरण का विकास प्रारंभ हो गया। औद्योगिक क्रांति से पहले देखेंगे, औद्योगिक क्रांति से पहले क्या थे। औद्योगिक क्रांति से पहले सामूहिक रूप से काम करने के लिए मशीन और उपकरण नहीं थे। जब औद्योगिकरण नहीं था, उससे पहले समूह में लोग काम करते थे और वहाँ मशीन का उपयोग नहीं करते थे। सब अपने हाथों से ही वस्तुओं का निर्माण करते थे। और फैक्ट्री की स्थापना से पहले भी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के लिए उत्पादन किया जाता था। जब फैक्ट्री स्थापित नहीं हुई थी, उससे पहले भी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के लिए उत्पादन होता था। यह उत्पादन फैक्ट्री से नहीं होता था, बल्कि हाथों से किया जाता था। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गाँव की तरफ रुख करने लगे थे। जो यूरोपीय शहर में जो सौदागर रहते थे, वे गांव की ओर आकर्षित होने लगे। गांव में रहने वाले गरीब काश्तकार और दस्तकार बाहर से आए सौदागरों के लिए कार्य करने लगे थे। सौदागरों को पूरे ग्रामीण परिवार को श्रम संसाधन के लिए रूप में इस्तेमाल करने का अवसर मिलने लगा था। और 19वीं शताब्दी के मध्य तक काम करने वाले मजदूर परंपरागत कारीगर होते थे। जो 19वीं शताब्दी में जो काम करते थे, वहाँ के जो मजदूर थे, वो परंपरागत गति से अपना कार्य करते थे। अब अगला पॉइंट है हाथ का श्रम एवं भाप शक्ति। हाथ का श्रम और भाप शक्ति क्या है। विक्टोरियन कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। जब विक्टोरिया कालीन में ब्रिटेन में जो मानव श्रम करते थे, उस समय श्रमिकों की कोई कमी नहीं थी। गरीब किसान और बेकार लोग कामकाज की तलाश में बड़ी संख्या में शहर जाते थे और बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। श्रमिकों का जो मांग था, मौसम के अनुसार घटता बढ़ता था और बहुत सारे उत्पाद केवल हाथ से ही होते थे, जिसमें से ब्रिटेन में 19वीं सदी के मध्य में 500 तरह के हथौड़े, 45 तरह की कुल्हाड़ियाँ हाथों से बनाए जाते थे। ये सभी हाथों से बनाए जाते थे। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग हाथ से बनी चीज़ों को महत्व देते थे। जो ब्रिटेन के उच्च वर्ग के लोग रहते थे, उन्हें हाथों से जो बनी चीज़ होती थी, उन्हें ज़्यादा पसंद करते थे और उसे महत्व देते थे। अगला पॉइंट है उपनिवेश में कपड़ों का युग और बुनकरों की स्थिति। उपनिवेशों में कपड़ों का युग और बुनकरों की स्थिति क्या थी, देखते हैं। मशीनों के आने से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजारों में भारत से रेशम तथा सूती कपड़े का महत्व सबसे अधिक था। जो मशीन से जो कपड़े बनाए जाते थे, उसमें भारत से रेशम और सूती कपड़े की मांग होती थी। और पहले भारत की महीन कपड़े ऊँटों के माध्यम से दूसरे देशों में ले जाया जाता था। जो महीन कपड़े होते थे, ऊँट के माध्यम से दूसरे शहर और दूसरे देश ले जाए जाते थे। सौदागर बुनकरों से कपड़ा खरीदकर बंदरगाहों तक पहुंचाते थे और वहां व्यापारी मोल भाव करके सौदागरों से उन कपड़ों को खरीद लेते थे। बुनकर और सौदागर अपनी वस्तुओं को सबसे ऊंची कीमतों में खरीदने वाले व्यक्ति को ही बेचते थे। जो सौदागर रहते, जो वस्तुएं की अधिक कीमत देता था, उन्हीं को बेचते थे। और कुछ बुनकर परेशान होकर गांव छोड़कर चले गए और कुछ गांव के व्यापारी के साथ मिलकर कंपनी की व्यवस्था के खिलाफ विरोध करने लगे थे। जो कुछ बुनकर थे, वो परेशान हो गए थे, जिससे वो गांव छोड़ने लगे
और कुछ गांव के व्यापारों के साथ मिलकर अपनी कंपनी के साथ खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे थे। भारत में मैनचेस्टर का आना। भारत में मैनचेस्टर के आने के बाद क्या हुआ? वह 1772 में हेनरी बुटली ने भारतीय सूती वस्त्र को सबसे श्रेष्ठ बताया था और सूती कपड़े का कुल निर्यात में 33% से घटाकर 30% हो गया था। जो सूती कपड़े का जो निर्यात होता था 33%, उससे घटकर मात्र 3% हो गया था। और भारतीय कपड़े के महत्व को घटने का कारण था इंग्लैंड में कपास उद्योग का विकास होना। वहाँ भारतीय कपड़ों का महत्व घटने लगा क्योंकि जो इंग्लैंड था वहाँ पे मशीनें बैठ गई थी और जिससे उद्योगों का विकास होने लगा और भारतीय कपड़ों की कीमत कम हो गई। मैनचेस्टर से बने कपड़े बिना किसी प्रतिस्पर्धा के इंग्लैंड में आसानी से बिकने लगे थे। मैनचेस्टर बन गया था, उससे बिना किसी बिना कंपटीशन से वहाँ पे आसानी से कपड़े बिकने लगे थे। और 1860 के दशक में अच्छी कपास का ना मिलना बुनकरों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई थी और भारत में स्थापित किए गए कारखानों में मशीनों के आने से बुनकरों का अपना उद्योग चौपट हो गया, जिससे उनकी स्थिति और भी खराब हो गई। जो बुनकर होते थे, जो अपने हाथों से कपड़े बनाते थे, उनकी स्थिति खराब हो गई वहाँ पे फैक्ट्री के स्थापित हो जाने के बाद। फैक्ट्रियों का आना। फैक्ट्रियों के आने के बाद क्या परिवर्तन हुए देखते हैं। वर्ष 1854 में मुंबई में पहली कपड़ा मिल बनी थी। सबसे पहले स्थापना कब हुई थी? 1854 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। इस मिल में 2 साल बाद उत्पादन होने लगा था। स्थापना हुई थी 54 में, लेकिन 2 साल के बाद ही वहाँ उत्पादन स्टार्ट हो गया था। एग्लिंग मिल ने 1860 के दशक में कानपुर में खुली थी। एग्लिंग मिल है वो 1860 के दशक में कानपुर में खुली और पहली कताई बुनाई मिल 1874 मद्रास में खोली गई थी। भारतीय वाणिज्य परिसंघ में भारतीय व्यवसायियों को सम्मिलित किया जाता था। जैसे जैसे भारत में फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ी, मजदूरों की मांग भी बढ़ने लगी थी। फैक्ट्री स्थापित हुई, बड़ी संख्या में फैक्ट्री स्थापित हो गई। वहाँ पे काम करने के लिए मजदूरों की भी संख्या बढ़ने लगी थी। फैक्ट्री के मालिक मजदूर की भर्ती के लिए जबर रखते थे, जो गांव के लोगों को नौकरी दिलाता था। जो फैक्ट्री मालिक होते थे वह मजदूरों को भर्ती के लिए जॉबर रखते थे। जॉबर एक व्यक्ति होता था जो गांव के लोगों को नौकरी दिलाता था। भारत में औद्योगिक विकास का अनूठापन। भारत में औद्योगिक विकास का अनूठापन क्या है? यूरोपीय एजेंसियों भारत के कुछ खास उत्पादों को महत्व देती थी। जो यूरोपीय एजेंसियां होती थी, जो भारत के कुछ खास उत्पादों को ही महत्व देती थी। यूरोपीय एजेंसियों ने भारत में सस्ते दामों पर ज़मीन खरीदकर चाय और कॉफ़ी का बागान लगाए थे। जो यूरोपीय एजेंसी होती थी, भारत में सस्ते दाम पर ज़मीन खरीद लेते थे और ज़मीनों पर वह चाय और कॉफ़ी का बागान लगाते थे, जिससे उन्हें बहुत फ़ायदा होता था। और 20वीं शताब्दी में औद्योगिकरण से जुड़े कई बदलाव आने शुरू हो चुके थे। 1900 से 1912 के बीच सूती कपड़े का उत्पादन दोगुना हो गया था। जो सूती कपड़े का उत्पादन होता था उसका दोगुना हो गया। प्रथम विश्व युद्ध की वजह से औद्योगिक विकास धीमी पड़ गया, लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इसकी वजह से औद्योगिक का जो विकास था वह धीमा पड़ गया और स्थानीय उद्योगपति ने अपनी स्थिति की सुधार के लिए धीरे धीरे घरेलू बाज़ारों पर भी कब्जा करने लगे। जो उद्योगपति जिसका नुकसान होने लगा था, वो अपनी स्थिति को सुधारने के लिए घरेलू बाज़ार का भी कब्जा करने लगे थे। वस्तुओं के लिए बाज़ार। वस्तुओं के लिए बाज़ार क्या है? ब्रिटिशों ने भारतीय बाज़ारों पर कब्जा जमाने के लिए अनेक प्रयास किए। जो ब्रिटिश थे, भारतीय बाज़ार में अपना कब्जा, अपना दबदबा बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए गए, जिसमें से नए उपभोक्ता तैयार करने के लिए विज्ञापनों का सहारा लिया, जिसमें वर्तमान में कोई भी चीज़ बेचने के लिए विज्ञापन तैयार करना सबसे ज़रूरी हो गया है। जैसे कोई भी वस्तु बनाते थे उसका विज्ञापन होता था, उसका प्रचार प्रसार करते थे। और मैनचेस्टर के उद्योगपति कपड़े में बंडलों को बेचने के लिए उन पर मेड इन मैनचेस्टर का लेबल लगाते थे। जो मैनचेस्टर थे वहाँ लेबल लगता था मेड इन मैनचेस्टर। और लेबल को आकर्षित बनाने के लिए शब्दों के साथ साथ कुछ चित्रों का भी इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें से भारतीय
भगवानों की तस्वीरों को बनाई जाती थी। लेबल को आकर्षित करने के लिए वह नए नए डिज़ाइन बनाते थे। उसमें भारत के जितने भगवान के तस्वीर रहते थे उससे बनाने लगे, जिससे लोग आकर्षित होते थे। भगवान के अलावा विशेष व्यक्तियों, सम्राटों और नवाबों के चित्र भी विज्ञापन के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। और भगवान का ही केवल नहीं, वहाँ विशेष व्यक्ति, सम्राट और नवाबों का भी चित्र विज्ञापन में लगाते थे, जिससे लोगों और आकर्षित होने लगे। और भारतीय निर्माताओं द्वारा राष्ट्रपति संदेश के साथ विज्ञापन तैयार किए गए थे। और इस तरह से ब्रिटिशों ने वहाँ भारतीय बाज़ार में अपना कब्जा कर लिया था। और यहाँ ऐसे धीरे धीरे भारत में भी औद्योगिक युग का प्रारंभ हो गया। चैप्टर यहाँ समाप्त होता है एंड थैंक यू।